हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 11 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। डिटेल से एनालिसिस पढ़ते हैं कि पहला न्यूज़ लिया गया कि जनसत्ता से लिया गया दोस्तों संपादकीय न्यूज़ है, ऐसे राइटिंग और जीएस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि प्लास्टिक कणों से सेहत पर संकट। वैज्ञानिकों का मानना है कि माइक्रो प्लास्टिक से सिर्फ लोगों की सेहत पर असर नहीं हो रहा है, बल्कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर भी यह नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। मुख्य बातें पढ़ते हैं कि प्लास्टिक कणों से सेहत पर संकट विषय पर आधारित है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों और पर्यावरण पर माइक्रो प्लास्टिक सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के हानिकारक प्रभावों की चर्चा करता है। लेकर मुख्य सारांश और मुख्य बिंदु क्या है कि स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता में कमी। वैज्ञानिकों का मानना है कि माइक्रो प्लास्टिक न केवल सामान्य स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि महिलाओं की प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर भी बेहद नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। गंभीर बीमारियां। इन सूक्ष्म कणों के शरीर में पहुंचने से कैंसर, हृदय रोग, त्वचा रोग, लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों होने का खतरा बढ़ जाता है। कि पर्यावरण और वन्य जीवों का नुकसान। प्रदूषण का प्रसार। प्लास्टिक का कचरा केवल हवा और पानी को ही दूषित नहीं कर रहा है, बल्कि यह मिट्टी, मृदा की उपजाऊ क्षमता को भी नष्ट कर रहा है। जीव जंतुओं पर प्रभाव। समुद्र, नदियों, झीलों में मौजूद प्लास्टिक के कण जलीय जीवों को पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। उनके अंडों की गुणवत्ता भी कमजोर हो रही है। कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का प्रवेश। खाद्य श्रृंखला में शामिल। लेख के अनुसार हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं जैसे कि टूथपेस्ट या कॉस्मेटिक्स या कपड़े और पैकेज फूड के जरिए माइक्रोप्लास्टिक अनजाने में मानव शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। और पानी के स्रोतों में मिलावट। कुआं, तालाबों, यहाँ तक कि ग्लेशियरों से निकलने वाले पानी में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पाए गए हैं। समाधान और वैश्विक चिंताएं कि प्रतिबंध की आवश्यकता है। स्थिति से निपटने के लिए कई देशों और राज्यों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन कराना एक बड़ी चुनौती है। जागरूकता और रिसाइकलिंग। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इस वैश्विक संकट से बचने के लिए प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम करना होगा और कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट को अत्यधिक मजबूत बनाना होगा। तब का ह्रास। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में दुनिया मेरे आगे। कि ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, जीएस पेपर से, और ऐसे राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं जनसत्ता से लिया गया है कि मुख्य बिंदु की शीर्षक करता है कि तप का ह्रास। तप का ह्रास का अर्थ मानव जीवन और समाज में एकाग्रता और कठिन परिश्रम, सादगी और निरंतर तप की निरंतर आ रही कमी से है। किताब की भारतीय अवधारणा। लेख के अनुसार भारतीय संस्कृति में तप केवल धार्मिक या आध्यात्मिक साधना तक सीमित नहीं है। यह सामाजिक परोपकार या मानसिक दृढ़ता और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने की एक व्यापक जीवन शैली है। महापुरुषों का उदाहरण। लेख में रामकृष्ण परमहंस या महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महर्षि रमन और पंडित रविशंकर जैसे महान व्यक्तित्वों का संदर्भ दिया गया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में तप या कठिन अभ्यास और साधना के बल पर ही महानता प्राप्त की। और वर्तमान समाज में गिरावट और ह्रास के कारण उपभोक्ता और भौतिकता। आधुनिक समाज में हर चीज को निरंतर या और बिना किसी विशेष मेहनत के पाने या शॉर्टकट संस्कृति की होड़ मची है। और एकाग्रता और धैर्य की कमी। सोशल मीडिया या त्वरित मनोरंजन और लगातार ध्यान भटकाने के कारण आज भी पीढ़ी में किसी एक लक्ष्य के प्रति लंबे समय तक समर्पित रहने या तप करने की क्षमता घट रही है। नैतिक मूल्यों का पतन। समाज का केवल आर्थिक लाभ और बाहरी दिखावे, नाम और प्रसिद्धि की ओर आकर्षित होना और मानवीय नैतिक संवेदनशीलता को कम कर रहा है। निष्कर्ष। लेख का निष्कर्ष है कि समाज, परिवार और देश के समग्र विकास के लिए तप या धैर्य या कड़े श्रम या आंतरिक अनुशासन को पुनः जीवन में उतारना बेहद आवश्यक है। केवल भौतिक प्रगति मनुष्य को भीतर से ही समृद्ध नहीं बना सकती। आगे पढ़ते हैं अगला न्यूज। हिंसा की राजनीति। आए पढ़ते इस न्यूज के बारे में कि ये भी संपादकीय न्यूज जनसत्ता से लिया गया। हिंसा की राजनीति। यह लेख पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा या कानून व्यवस्था की स्थिति और उसमें पुलिस व सरकार की भूमिका पर केंद्रित है। लेख का मुख्य सारांश और बिंदु निम्नलिखित है। कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर सवाल। लेख की शुरुआत में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हिंसा और अराजकता का माहौल है। कि आरोप लगाया गया है कि पुलिस और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है और इस हिंसा को एक तरह से सह दी जा रही है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय उदासीन दिखाई दे रही है। विशिष्ट घटना का उल्लेख। हालीसर की घटना है कि 24 परगना जिले के हालीसर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले या उनसे जुड़ी घटना पर हुई हमले का जिक्र है। बताया गया है कि तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी के एक कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत के बाद जब ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही थी, तब उनके काफिले पर हमला किया गया। बम और पत्थर फेंके गए तथा उग्र नारे लगाए और इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने के लिए जरूरी सक्रियता नहीं दिखाई। राजनीतिक प्रतिशोध और सुरक्षा पर चिंता। लेख में सवाल उठाया गया है कि जब मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी एक महिला नेता सुरक्षित नहीं है तो और उन्हें इस स्तर पर अराजकता का सामना करना पड़ रहा है, तो राज्य में आम जनता और कानून व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या होगी। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे बड़े नेताओं पर भी जानलेवा हमले तथा महुआ
मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की घटना का भी उल्लेख है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिम्मेदारी। लेख में कहा गया है कि सत्ता में होने के नाते वर्तमान सरकार को ऐसी घटनाओं पर यह शर्मिंदा होनी चाहिए, और लेकिन इसके विपरीत ऐसी घटना को सिर्फ जनता की नाराजगी बताकर उनके महत्व को कम किया जा रहा है। यह रवैया कानून व्यवस्था संभालने में राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। को अंत में टिप्पणी की गई है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा नई बात नहीं, लेकिन जो दल पहले विपक्ष में सरकार इस पर सवाल उठाते थे, वे अब खुद सत्ता में आने के बाद इस राजनीतिक हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने में नाकाम दिख रहे हैं। गुणवत्ता पर सवाल। ये भी संपादकीय न्यूज दोस्तों कि जीएस और ऐसे रेटिंग इंपॉर्टेंट है। आई पढ़ते इस न्यूज के बारे में कि गुणवत्ता पर सवाल शीर्षक के तहत सड़क और एक्सप्रेस वे निर्माण की गुणवत्ता में आ रहे नियमों की आलोचना करता है। लेख का मुख्य सार और बिंदु नीचे दिए गए। मुख्य चिंता और उठाए गए बिंदु कि वादा बनाम हकीकत। सरकार देश में सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के लिए राजमार्गों और नए एक्सप्रेस वे के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है, और दावा किया जाता है कि उच्च तकनीकी से ये मार्ग सुरक्षित होंगे और समय बचाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है कि कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे की स्थिति। इस मार्ग को आधुनिक मशीनों और कृत्रिम मेगा एआई आधारित निगरानी कैमरों और उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से तैयार किया गया है। इसके बावजूद वाहनों की आवाजाही शुरू होने के 1 महीने के भीतर ही 45 किलोमीटर की दूरी में औसतन हर 2 किलोमीटर पर सड़क धंसने की खबर आई है। गंगा एक्सप्रेस वे का उदाहरण है। लेख में बताया गया है कि उद्घाटन के महज 3 महीने बाद ही प्रयागराज को मेरठ से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का लगातार 7 मीटर का हिस्सा धंस गया था, और तकनीकी बनाम मानव लापरवाही। लेख स्पष्ट करता है कि केवल आधुनिक तकनीकी के भरोसे निर्माण कार्य की गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती। इंजीनियरों की ढीली निगरानी और निर्माण सामग्री की जांच में लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं, और सुरक्षा खतरा। सड़कों में इस तरह की खामियां अक्सर गंभीर वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनती है। निष्कर्ष, जब तक सार्वजनिक निर्माण कार्य की ईमानदारी से नियमित निगरानी नहीं की जाएगी, संबंधित विभागों या ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक निर्माण के मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाएगा। अंतरिक्ष में बेकाबू उपग्रहों के टुकड़े बने खतरा है। पढ़ते हैं इस न्यूज के बारे में कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। साइंटेक्स से लिया गया है और स्पेस साइंस से लिया गया है कि अंतरिक्ष में मौजूद मलबे या स्पेस डेब्रिस बेकार उपग्रहों के टुकड़े से बनने वाले खतरों और उनकी निगरानी के बारे में बताया गया है। मुख्य बिंदु का विवरण नीचे दिया गया है कि मलबे की बढ़ती संख्या और खतरा। मलबे की मात्रा। पृथ्वी कक्षा में 46,000 से अधिक मलबे के टुकड़े मौजूद हैं। कुल वजन। इस अंतरिक्ष मलबे का कुल वजन लगभग 17,000 टन है। और मलबे के प्रकार, इसमें पुराने उपग्रह, रॉकेट के हिस्से और अंतरिक्ष मिशनों के दौरान टुकड़े शामिल हैं। तेज गति। यह मलबा बेहद तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जिससे टकराव का खतरा बना रहता है। और निगरानी का अनुसंधान। यह चिल बोल्टन या वेधशाला, ब्रिटेन की यह वेधशाला अंतरिक्ष में तैरती वस्तुओं या पुराने रॉकेट और मलबे पर लगातार नजर रख रही है, और डेटा को पूरा एकत्रित जानकारी ब्रिटेन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष संचालन केंद्र को भेजी जाती है, जो संभावित या टकराव को टालने के लिए हर महीने हजारों चेतावनी जारी करता है। और अन्य पिंड। वैज्ञानिक अंतरिक्ष मलबे के साथ साथ पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रहों या एस्टेरॉइड और धूमकेतु कोमेट्स पर भी नजर रखते हैं। और भविष्य की चिंताएं। केसलर सिंड्रोम। वैज्ञानिक के अनुसार यदि एक टक्कर से और मलबा बनता है तथा वह मलबा दूसरी टक्करों का कारण बनता है, तो इसे केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उपग्रहों का सुरक्षित काम करना मुश्किल हो जाएगा। नए उपग्रहों की योजना। वर्तमान में कक्षा में करीब 14,000 उपग्रह सक्रिय हैं। आने वाले वर्षों में लाखों नए उपग्रह भेजने की योजना बनाई जा रही है, जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ेंगे। जंगलों में आग से द्वितीय विश्व युद्ध के बमों में हो रहा धमाका। इस न्यूज के बारे में ये जीएस पेपर 3 से लिया गया है कि पर्यावरण एनवायरमेंट से लिया गया है कि इस न्यूज के बारे में डिटेल एनालिसिस। जर्मनी के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण जमीन के नीचे दबे द्वितीय विश्व युद्ध या वर्ल्ड वार सेकंड के बमों और गोलों में हो रहे धमाकों के बारे में मुख्य विवरण। घटना का स्थान है कि जर्मनी का पूर्व हिस्सा ग्रे एन हाइडे राष्ट्रीय उद्यान के पास दक्षिण पश्चिमी प्रांत का गी हॉर्न क्षेत्र है। क्या हो रहा है? जंगलों में लगी भीषण आग की भयंकर गर्मी के कारण जमीन के नीचे दबे द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने गोला बारूद और बम एमुनिशन गर्म होकर खुद ब खुद फट रहे हैं, और नुकसान का पैमाना। यह गिल्फ हॉर्न क्षेत्र में आग के लगभग 42,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की चपेट में आने से कम 75 पुराने गोले फट गए हैं। धमाके इतने जोरदार थे कि एक गोले का टुकड़ा उभर कर पास के मकान की दीवार में तोड़ता हुआ निकल गया। आए पढ़ते हैं आगे कि बाधाओं के कार्य में बाधा। जमीन के भीतर छिपे इन विस्फोटों के फटने के डर से दमन कर्मियों और राहत दलों का काफी पीछे हटना पड़ा है, जिसे आग बुझाने के काम में भारी रुकावट आई है। ऐतिहासिक संदर्भ। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी के इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, गोलाबारी और बमबारी हुई थी, और युद्ध खत्म होने के बाद भी लाखों जिंदा बम और विस्फोटक जमीन के नीचे ही दब रह गए थे। आज जो भी जंगलों में आग लगने की एक बड़ा खतरा बन जाते। आए पढ़ते हैं आगे, अगला न्यूज पढ़ते हैं। ये भी जीएस ऐसे राइटिंग और जीएस से रिलेटेड है। आए पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से कितना असर मध्य पूर्व में भारतीय कूटनीति पर असर पड़ रहा है। आए पढ़ते हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और
कि इंटरनेशनल से लिया गया दोस्तों के बीच मक्का में हुई एक नए नए रणनीतिक समझौते का भारत की विदेश नीति और मध्य पूर्व या मिड ईस्ट पर पड़ने वाले असर पर विश्लेषण किया गया है। मुख्य बिंदु और हिंद का सारांश नीचे दिया गया है। समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि हमले की स्थिति एकजुट था। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्कियों ने मक्का समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत किसी एक देश के पर हमले होने पर उसके तीनों देश पर हमला माना जाएगा। गठबंधन का विस्तार कतर और लीबिया और ट्यूनीशिया जैसे देश में भविष्य में इस नए सुरक्षा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कि भारत पर रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव, पाकिस्तान की स्थिति मजबूत और स्त्री पक्षीय और गठबंधन में पाकिस्तान को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल रही है, जिससे भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। द्विपक्षीय संबंधों में उलझन, भारत के सऊदी अरब के साथ बेहद मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है। सऊदी ने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है और 25 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। दूसरी ओर तुर्की और पाकिस्तान के संबंध में हमेशा से काफी करीबी रहे। तो सऊदी अरब का इस पाले में जाना भारत के लिए चिंता का विषय है। वहीं पर अगला न्यूज है कि परमाणु छत्र न्यूक्लियर अम्ब्रेला लेख के अनुसार पाकिस्तान का परमाणु निवारण न्यूक्लियर डिटरेंट अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, कि बल्कि सऊदी अरब और तुर्कियों की सुरक्षा के लिए भी उपलब्ध हो सकता है। मुख्य मध्य पूर्व और वैश्विक भू रणनीतिक, ईरान और इजराइल पर असर। यह समझौता ईरान की आक्रामकता को रोकने और इजराइल के आक्रामकता नीतियों के खिलाफ मध्य पूर्व में एक नया शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है और शीत युद्ध जैसी स्थिति। विश्लेषक इसे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और गाजा संकट और सऊदी हूथी संघर्ष के बीच एक बड़ी रणनीतिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। इसकी तुलना शीत युद्ध के दौरान हुए रक्षा समझौते से की जा रही है। अगला न्यूज, अमेरिका की 100% शुल्क की चेतावनी के बावजूद रूसी कच्चे तेल का आयात जुलाई में रिकॉर्ड स्तर पर है। प्रतिशत न्यूज के बारे में कि भारत द्वारा जुलाई महीने में रूसी कच्चे तेल के आयात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बारे में मुख्य बिंदु रिकॉर्ड आयात। अमेरिका द्वारा 100% शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद जुलाई में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह लगातार दूसरे महीने में रिकॉर्ड स्तर पर रहा है और आयात के आंकड़े सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खरीदारों ने जुलाई में रूस से 5.5 अरब यूरो मूल्य का कच्चा तेल आयात किया है। यह जून की तुलना में मात्रा के आधार पर 2.1% अधिक है और कुल हिस्सेदारी भारत के कुल ईंधन आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 87% रही है। रूस से आयात भारत के कुल तेल आपूर्ति का करीब 44% हो गया है, जिससे रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति बन गया है। और रिफाइनरी की हिस्सेदारी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी और इंडियन ऑयल के प्राद्वीप टर्मिनल पर रूस में भारी मात्रा में तेल का आयात किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं कि देश के 11 राज्यों में बनाए गए 11,100 केंद्र है कि स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट है कि आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा का मजबूत करने का लक्ष्य है। तो उप स्वास्थ्य व आयुष्मान केंद्र बनाने में बिहार और आंध्र प्रदेश पीछे है। प्रदेश न्यूज के बारे में हेल्थ से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। बिहार और आंध्र प्रदेश में उप स्वास्थ्य एवं आयुष्मान केंद्रों के निर्माण में धीमी गति को लेकर मुख्य खबर प्रकाशित की गई है और खबर के मुख्य अंशों का विवरण नीचे दिया गया है। मुख्य सुरक्षा और आंकड़े क्या है कि शीर्षक है उप स्वास्थ्य और आयुष्मान केंद्र बनाने में बिहार आंध्र प्रदेश पीछे हैं और उद्देश्य है कि देश के 11 राज्यों में कुल 11,100 ऐसे केंद्र बनाने का लक्ष्य है ताकि आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत किया जा सके और महामारी जैसी स्थितियों से निपटा जा सके। राज्य में वर्तमान स्थिति बिहार, यहाँ कुल 2,556 केंद्र बनाए जाने और लेकिन इनमें से केवल 8.83% केंद्र ही वर्तमान में कार्यरत और क्रियाशील हो पाए हैं। आंध्र प्रदेश यहाँ कुल 896 इकाइयों का लक्ष्य है, लेकिन काम की रफ्तार सबसे धीमी होने के कारण सबसे कम 1.14% केंद्र ही अब तक सुचारू रूप से चालू हो सके। इसके विपरीत आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 680 इकाइयों की मंजूरी का भी जिक्र है। अन्य राज्य इसके अलावा समाचार में झारखंड 893 केंद्र और जिसमें से 744 क्रियाशील और कर्नाटक 550 केंद्र और उड़ीसा 604 केंद्र और राजस्थान 2,518 केंद्र जैसे अन्य राज्यों में चल रहे स्वास्थ्य कार्यों के आंकड़ों का कभी भी ब्यौरा दिया गया है। अगला न्यूज है ईरान की अतिरिक्त 2 टूक कहा और हमारी शर्तें पूरी होने के बाद ही खुलेगा होर्मुज जलमार्ग। इस के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया और जीएस पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ते हैं। ईरान की अमेरिकी को 2 टूक कहा हमारी शर्तें पूरी होने के बाद भी खुलेगा होर्मुज जलमार्ग। के बारे में मुख्य बात है कि ईरान के मुख्य मार्ग ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इसला इल वधई और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बयानों के अनुसार जब तक अमेरिका अपने गैरकानूनी और विनाशकारी कदम नहीं रोकता तब तक महत्वपूर्ण जलमार्ग रहेगा। ईरान ने इसे पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी है, जिनमें शामिल है ईरानी बंदरगाहों के अमेरिकी नौसैनिकों और नाकेबंदी को पूरी तरह हटाना और पिछले 5 महीनों के सैन्य संघर्षों से हुए नुकसान का पूरी मुआवजा हर्जाना देना और ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। अमेरिकी बैंकों और विदेशी खातों में फ्रीज जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को बिना शर्तें जारी करना और अमेरिका द्वारा भविष्य में ईरान या इसके क्षेत्रीय सहयोग को कभी भी सैन्य धमकी न देने की गारंटी दी गई। वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर होर्मुज जलमार्ग बंद होने से वैश्विक ईंधन और ऊर्जा आपूर्ति की बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि समान दिनों में दुनिया का लगभग 1/3 से लेकर 5वां हिस्सा कच्चे तेल की आयात इसी संकरे रास्ते से होता है। इसके चलते ऊर्जा संकट गहरा गया है और ईंधन की बढ़ती कीमतें अमेरिकी रणनीति और आगामी मिड टर्म चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। अगला है ओमान के साथ समांतर बातचीत। ईरान इस जलमार्ग के प्रबंधन एक सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर मार्ग तैयार करने को लेकर पड़ोसी देश ओमान के साथ लगातार कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच भौगोलिक और तकनीकी मापदंडों पर सहमति बनने के बावजूद ईरान का कहना है कि जलमार्ग को व्यावसायिक जहाजों के पूरी तरह बहाल करने और अंतिम फैसला केवल अमेरिका के साथ समझौता का उसके रुख पर ही निर्भर करेगा। IRGC का तदारुख इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड या कोर्स का प्रवक्ता हुसैन
मोहब्बी ने रविवार को स्पष्ट किया है कि ईरान इस कूटनीति गतिरोध में रणनीतिक बढ़त बनाए रखने और अपने विरोधियों को झुकाने के लिए तब तक होर्मुज स्ट्रेट पर अपना करार सैन्य नियंत्रण जारी रखेगा जब तक उसकी सभी शर्तें नहीं मान ली जाती। आई पढ़ते अगला न्यूज है, रांची में जंतर मंतर रिपीट। आई पढ़ते ये भी कि परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को हुआ लाठीचार्ज और बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा तक पहुंचे और पानी के बौछारों से रोका गया। आई पढ़ते न्यूज के बारे में कि रांची झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन को दर्शाती है। मुख्य बिंदु शीर्षक, रांची में जंतर मंतर रिपीट या दिल्ली के जंतर मंतर हुए हालिया छात्र प्रदर्शन की तर्ज पर रांची में उमड़े भारी आक्रोश को दर्शाता है। घटनाक्रम परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में हजारों छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया तब भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार वाटर कैनन को छोड़ी गई और घायल और सुरक्षा व्यवस्था इस पुलिसिया कार्रवाई में कई छात्र और कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में 1500 से अधिक अतिरिक्त जवानों तैनात किया गया था। राजनीतिक प्रक्रिया पिछले हिस्से में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान या उद्धृत है जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बल प्रयोग को गलत बताया और झारखंड सरकार से छात्रों की समस्या का बातचीत के जरिए तुरंत समाधान निकालने का आग्रह किया। गवाहों को एक जैसे बयान पर एससी को संदेह, हत्या के केस में 20 बड़ी। आई प्रतिशत के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हत्या के एक मामले में 20 आरोपियों को बरी करने के ऐतिहासिक फैसले के बारे में अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें सभी गवाहों के एक जैसे या स्टेरियो या टाइप बयानों पर संदेह था। नीचे इस समाचार का पूरा विवरण दिया गया है। मुख्य फैसला और कोर्ट की टिप्पणी। बयान पर संदेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गवाहों के बयान पर अगर हु बहु एक जैसा या रटाए या स्टेरियोटाइप हो तो यह विश्वसनीय नहीं लगते बल्कि यांत्रिक या मैकेनिकल और कृत्रिम लगते हैं कि आरोपी बड़ी। इसी आधार पर अदालत ने संदेह का लाभ या बेनिफिट और डाउट देते हुए हत्या के केस में नामजद 20 आरोपियों को दोषमुक्त या बरी कर दिया और हाईकोर्ट का फैसला पलटा। इस मामले में निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया था और लेकिन हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलटकर उन्हें दोषी माना था और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल रखा है। विवाद की पृष्ठभूमि डीजे बजाने को लेकर विवाद है कि यह मामला महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र का है कि साल 2014 में एक शादी के दौरान डीजे पर गाना बजाने की बात को लेकर पक्षों में विवाद शुरू हुआ था और घटना इस मामूली विवाद के बाद हिंसक रूप ले लिया जिसमें लाठी, डंडे और पत्थरों का इस्तेमाल कर हमला किया गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यहीं पर अगला न्यूज है कि एथेनॉल अंतरिम नीति का हिस्सा हो सकता है। देश की ऊर्जा और जरूरत पर अस्थायी समाधान नहीं। E20 पर जितना जोर EV पर क्यों नहीं। आई पते बहुत इंपॉर्टेंट नोट एनर्जी से रिलेटेड है दोस्तों कि GS3 इस टॉपिक को जोड़ सकते हो कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा E20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल या इलेक्ट्रिक वाहन EV के नीतिगत संतुलन पर चर्चा करता है। मुख्य विषय और मुख्य बिंदु कि शीर्षक विश्लेषण लेख का मुख्य शीर्षक है कि E20 पर जितना जोर या EV पर क्यों नहीं। यह देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए अस्थायी समाधान के रूप में एथेनॉल के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों EV को अधिक महत्व देने की वकालत करता है। उपशीर्षक स्पष्ट करता है कि एथेनॉल केवल एक अल्पकालिक या अंतरिम या इंटरिम नीति का हिस्सा हो सकता है लेकिन यह दीर्घकालिक अस्थायी समाधान नहीं है। और पुरानी गाड़ियों में समस्या। लेख में चिंता जताई गई है कि पुरानी वाहनों के इंजन 20% इथेनॉल या E20 के अनुकूल नहीं है जिससे गाड़ियों के पुर्जों या परफॉर्मेंस पर विपरीत असर पड़ सकता है। लागत और संसाधन। इथेनॉल उत्पादन के लिए भारी मात्रा में पानी और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। गन्ने और मक्के जैसी फसलों पर अत्यधिक निर्भरता या खाद्य सुरक्षा पर्यावरण संतुलन को प्रभावित कर सकती है। और सौर ऊर्जा और EV का विकल्प। लेख सुझाव देता है कि कृषि भूमि और जल संसाधनों को एथेनॉल उत्पादन में लगाने के बजाय और सौर ऊर्जा या सोलर पावर का विस्तार किया जाए और सोलर पैनलों से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग सीधे इलेक्ट्रिक या वाहनों या EV को चार्ज करने में किया जा सकता है जो कि एथेनॉल की तुलना में अधिक कुशल और टिकाऊ मार्ग है। અહીં पर अगला न्यूज है कि भारत से अधिक जेन जेड के सपने समझिए। અહીં पर इस न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों कि जेन जेड के युवा पारंपरिक रणनीति और पुरानी भाषा के बंधनों से अलग एक नया वैश्विक दृष्टिकोण और त्वरित परिणाम चाहते हैं। लेके के मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है कि राजनीतिक और दृष्टिकोण में बदलाव, नया राजनीति का पर्व, पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर युवाओं के विरोध प्रदर्शन ने राजनीति की दिशा बदल दी है और वैश्विक नजरिया इस पीढ़ी की नज़र पूरी दुनिया पर है। वे भारत की तुलना दूसरे देशों की सुविधा, आज़ादी और अवसरों से करते हैं। पारंपरिक गठबंधनों से दूरी। जेन जेड के युवा किसी पारंपरिक राजनीतिक दल या उसके पुरानी विचारधारा सोच में आसानी से फिट नहीं होते। भाषा और अभिव्यक्ति। नए शब्द बातचीत में कॉक इन या डेल्यूल्यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल आम है जो इस पीढ़ी की नई पहचान को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि इनसे युवाओं की आकांक्षाओं और दुनिया को देखने के नजरिया को पूरी तरह बदल दिया है। त्वरित सफलता की चाह कि धैर्य की कमी। लेख के अनुसार जेन जेड में धैर्य या पेशेंस की कमी है। वे अपने सपनों और लक्ष्यों को बहुत जल्द ही हासिल करना चाहते हैं। लंबा इंतजार ना मंजूर। वे किसी बदलाव या समस्या के समाधान के लिए लंबा इंतजार करने के बावजूद तुरंत नतीजे चाहते हैं। माइनिंग और मेटल स्टॉक की तस्वीर बदल देगा नया बिल। आई पते इसमें केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया MMDR अमेंडमेंट बिल। आई पते इस न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है
कि केंद्रीय सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया माइंड एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन यानी एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल के बारे में इस बिल का मुख्य उद्देश्य भारत के माइनिंग खनन या मेटल धातु क्षेत्रों में बड़े सुधार लाकर इसकी पूरी तस्वीर बदलना है। और रिपोर्ट के अनुसार संशोधन बिल से जुड़े मुख्य बातें रणनीतिक हैं। राज्यों की मनमानी या टैक्स के नियंत्रण या रेनिंग इन स्टेट लेवल विवाद की या पृष्ठभूमि। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि राज्यों को खनिज संपदा या माइनिंग अधिकारों पर रॉयल्टी या टैक्स लगाने का पूरा अधिकार है। नया नियम क्या है? इस फैसले के खनन कंपनियों पर टैक्स का बोझ अप्रत्याशित रूप से बढ़ने का डर था। अब नए बिल के तहत केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि राज्य सरकार केंद्रीय ढांचे या सेंट्रल फ्रेमवर्क के बाहर खनिजों पर कोई नया टैक्स या सेस या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगा सकती है। क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पर विशेष जोर, फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रियर अर्थ एलिमेंट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के खनन और खोज, एक्सप्लोरेशन और को आसान बनाने के लिए ये नियमों को बेहद सरल किया गया है। हमें पता है इस न्यूज के बारे में कि एक ही लीज में कई खनिजों के माइनिंग पट्टाधारकों या लीज हाउस को यह छूट दी जा रही है कि वे अपनी मौजूदा लीज में अन्य संबंधित खनिजों को भी शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे बार बार नए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से मुक्त मिलेगी। कैप्टिव माइंस को खुली छूट कि बिक्री सीमा का खात्मा या कैप्टिव माइंस वे खदानों को किसी विशेष प्लांट या कंपनी के उपयोग के लिए आवंटित होती हैं, को अपनी खुद की जरूरत पूरी करने के बाद बचे हुए खनिजों को खुले बाजार में बिना किसी सीमा या गैप के बचने की अनुमति दी जा रही है। माइनिंग मेटल कंपनियों के शेयरों पर असर, इम्पैक्ट ऑन स्टॉक्स, विशेषज्ञों की रणनीति इस बिल पर के पास होने और माइनिंग लागत में स्थिरता और प्रतिष्ठा या प्रिडिक्टेबल या आएगी। और हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर या NLCO, GMDC के शेयरों को सीधा फायदा पहुंच सकता है, जिससे उनमें निवेश की रणनीति मजबूत होगी। SC ST में क्रीमी लेयर उचित नहीं, जाति बजाय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। पढ़ते हैं GS 1 से रिलेटेड है कि समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ एडिटोरियल है जिसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति ST श्रेणियों में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने के विषय पर विस्तृत वैचारिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य आलेख या SC ST में क्रीमी लेयर उचित नहीं। मुख्य तर्क, यह भारत इस बात पर चर्चा करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भीतर आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का अवधारणा को लागू करना व्यवहारिक या न्याय संगत क्यों नहीं। हमें पढ़ते हैं संवैधानिक पहलू। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(4) के तहत मिलने वाली मूल अधिकारों या आरक्षण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सामाजिक या पिछड़ेपन के उन्मूलन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। मध्य स्तंभ, अनुमूलन, विलोम, क्रीमी लेयर, विजुअल या प्रतीक, केंद्र में न्याय के तराजू या स्केल ऑफ जस्टिस का एक चित्र है, जिसके एक पल्ले पर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, दूसरे पर रिजर्वेशन फॉर सोशल गुड, सामाजिक भलाई के लिए आरक्षण लिखा हुआ है। यह आरक्षण नीति के दौरान पक्षों के बीच संतुलन को दर्शाता है। दूसरा मुख्य, जाति के बजाय राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है कि यह स्तर राष्ट्र निर्माण और व्यापक जनहित पर ध्यान केंद्रित करता है। और इसमें तर्क दिया गया है कि नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन केवल जातिगत समीकरणों को देखकर नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता और समग्र विकास को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार का फैसला है कि गन्ने से एथेनॉल नहीं बस चीनी बनेगी। प्रतिश न्यूज के बारे में GS पेपर से रिलेटेड है। चीनी की रिकॉर्ड कीमतों में बढ़ोतरी के काबू करने के लिए भारत सरकार द्वारा गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध लगाने का उसकी मात्रा को सीमित करने के विचार दर्शाती है। मुख्य समाचार और सरकारी निर्णय क्या है कि चीनी उत्पादन पर ध्यान देश में चीनी असमान या छोटी कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में इसकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार गन्ने को केवल चीनी उत्पादन में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। और एथेनॉल के लिए नए विकल्प, पेट्रोल में एथेनॉल या ब्लेंडिंग मिश्रण के लक्ष्य को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार अब गन्ने के बजाय मक्का, मेज और चावल राइस से बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाने की योजना बना रही है, क्योंकि इनका सरकारी स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चीनी मिलों के लिए निर्देश, चीनी मिलों को गन्ने के रस या शुगर केन जूस और बी हैवी या मेलासेस में एथेनॉल बनाने से रोका जा सकता है। उन्हें केवल सी हैवी या मेलासेस से पूरी चीनी निकाली जा चुकी हो से ही एथेनॉल बनाने की अनुमति मिलने की संभावना है। निर्णय के प्रमुख कारण, कम बारिश की चिंता। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक में कम बारिश होने के कारण आगामी सीजन में गन्ने की फसल प्रभावित होने की आशंका है। और बढ़ती कीमतें, पिछले एक महीने में ही घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें लगभग 10% तक बढ़ चुकी है। और आगामी त्योहारों के सीजन के मांग और बढ़ते संभावना है कि आयात से बचाव। भारत सरकार चीनी के उत्पादन को बढ़ाने और अन्य देशों से चीनी आयात करने की स्थिति से बचना चाहती है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, इसमें भी इतना ही। थैंक यू।